तो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये फंक्शंस का ही एक्सटेंशन है, बस एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस हैं ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बारे में हम पहले भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम उन चीज़ों को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि एक दिमाग में हमारे बैठ जाए। तो जैसे हमने कुछ लिखा है, किसी भी फंक्शन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स, टी इन्वर्स एक्स लिखा है, ठीक है। सो टी इन्वर्स एक्स क्या क्या हो सकता है? साइन इन्वर्स एक्स हो सकता है, कॉस इन्वर्स एक्स हो सकता है, टेन इन्वर्स एक्स हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो टी इन्वर्स एक्स है, दिस इज़ नथिंग बट एन एंगल, ये एंगल होता है। सो इज़ एन एंगल, ठीक है। वेयर इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है टी इन्वर्स एक्स, ये सब पता है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें बोला गया कि साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से कुछ है, तो हम कहेंगे उसको थीटा अज्यूम कर लेंगे। जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, इसलिए, ठीक है। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स 1/2 क्या है? साइन इनवर्स 1/2 यानी कि एक ऐसा एंगल जिस पे साइन की वैल्यू 1/2 आ जाए, तो वो हमको बचपन से पता है 30 डिग्री होता है। सो साइन इनवर्स 1/2 इज़ एन एंगल विच इज़ 30 डिग्री, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा है, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा साइन थीटा। ये सिंपल पहला पॉइंट यानी कि एक पहला सिंपल सा पॉइंट। तो बताओ साइन π/6 क्या होगा? साइन π/6 होगा 1/2, है ना। ये इन्वर्स नहीं है, लेकिन अगर इसको इन्वर्स लगाएं दोनों साइड, सो π/6 विल बिकम साइन इन्वर्स 1/2, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई बोले साइन इन्वर्स 0 क्या होता है, तो साइन इनवर्स ज़ीरो ही होता है, क्योंकि 0 डिग्री पे ही वैल्यू 0 आती है साइन की। पाई पे भी आती है, तो साइन इनवर्स 0 पाई भी हो सकता है, 2 पाई पे भी आती है, 3 पाई पे भी आती है, n पाई कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अब कैसे डिफ़ाइन करें? मतलब अगर बहुत सारे डिफ़ाइन कर देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम इसकी रेंज को लिमिट कर देते हैं डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, सो इसकी सिंगल वैल्यू ही एक्सेप्टेड होगी। सो सिंगल वैल्यू ऑफ y फॉर अ गिवन x, फॉर अ गिवन x, फॉर बीइंग अ फंक्शन, फॉर बीइंग अ फंक्शन, है ना। फंक्शन की मैपिंग यूनिक होनी चाहिए। तो अगर 0 से 0 भी मैप हो गया, 0 से पाई भी मैप हो गया, 0 से 2 पाई भी मैप हो गया, तो फिर तो वर्टिकली काटेंगे तो कट जाएगा वो, है ना। जैसे ये क्या फंक्शन है? नहीं है फंक्शन, क्योंकि 0 के करस्पॉन्डिंग 0 भी वैल्यू आ रही है, 0 के करस्पॉन्डिंग पाई भी वैल्यू आ रही है, 0 के करस्पॉन्डिंग 2 पाई भी वैल्यू आ रही है, तो काम नहीं चल पाएगा। तो इन्वर्स फंक्शन को हमें इनके डोमेन्स को लिमिट करना पड़ता है, तो वो डोमेन हमें याद रखने पड़ते हैं ऑन द टिप ऑफ आवर मेमोरी कि किसके क्या डोमेन है, ठीक है। इसको देखने से पहले फटाफट एक ASTC और साइन कन्वेंशन की किस ऑर्डर में एंगल नापते हैं वो देख लेते हैं। सो ये पता है हमें, ASTC रूल होता है, इसमें सारे एंगल, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन वाले पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा नेगेटिव। यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, उसके अलावा नेगेटिव, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, उसके अलावा नेगेटिव। हमने जैसे एंगल नापा है +π/6, तो यहाँ से नापना शुरू करेंगे उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्लस का मतलब, सॉरी, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे बोला कि -π/4 मार्क करो, तो माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -π/4 इधर मार्क हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम तुम्हें क्लियर है कि प्लस एंगल है तो वो एंटी क्लॉकवाइज लेना है, माइनस है तो वो क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक और पॉइंट पे। जैसे ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो अब हम इसकी रेंज डिफाइन करते हैं कि इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती। इसकी अगर ये फंक्शन होना है
तो y शुड बी बिलोंगिंग टू -π/2 से π/2, ठीक है। ये वैल्यू होगी इसकी, तभी हम इसको फंक्शन बोल पाएंगे, ठीक है। अच्छा, और इसका डोमेन कहाँ से कहाँ होगा? डोमेन होगा -1 से लेके 1 तक, ठीक है। अच्छा, ये इंक्लूडेड होगा -π/2 से π/2। डब्बे वाले ब्रैकेट बनाना है यहाँ, ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स x है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, 0 से पाई। तो इसका डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज होगी 0 से लेके पाई इंक्लूडेड, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, अब इसको थोड़ा ज़रा समझ लेते हैं। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न पकड़ के खुशी मिलती है हमारे दिमाग को, और फिर वो हैप्पीली एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को। इसलिए मैं बस बता रहा हूँ, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। केवल ये चीज़ अगर याद रह गई हमें तो बस बात बन जाएगी हमारी, हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपन। लेकिन अब समझने की कोशिश करो कि साइन इनवर्स एक्स को सबसे पहले समझते हैं। साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ एक्स रख सकते हैं इसमें? -1 से 1, ठीक है। कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है ये पॉजिटिव होता है साइन यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम क्या चाहते हैं, इसकी सारी वैल्यूज़ आ जाएं माइनस के करस्पॉन्डिंग। तो सारी वैल्यूज़ लेने के लिए अगर 0 से पाई ले लेते, सपोज साइन इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई ले लेते, तब तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ही आती। तो बेस्ट क्या डिसाइड किया गया कि यार साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -π/2 से लेके π/2 ले लो तो बात बन जाएगी, ठीक है। अब कॉस की बात करें, तो कॉस की बात करिए यहाँ पे, तो कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है ना। तो अब यहाँ ये पॉजिटिव होगा, तो अगर इसका -π/2 से π/2 ले लेते तो नेगेटिव वैल्यूज़ छूट जाती हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आती हैं इसकी। तो इसलिए इसको 0 से लेके पाई तक लेते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बस इतना जस्टिफिकेशन दिमाग को देने के लिए काफ़ी हो जाता है। सिमिलरली 10 का जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 होगा, ठीक है। ये इंक्लूडेड नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर इन्फिनिटी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। कॉट का 0 से पाई होता है, ये भी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। सेक का 0 से पाई होता है, सेक का कैसे याद रखना है, क्योंकि ये कॉस का इन्वर्स होता है इस वजह से। सिमिलरली कोसेक का -π/2 से π/2 रहता है, तो ये साइन का इन्वर्स है इस वजह से। अच्छा, दिक्कत यहाँ पे क्यों आ रही है, ये 10 तो कॉट का इन्वर्स है, लेकिन ये -π/2 से π/2 है, लेकिन ये 0 से पाई है। तो बस एक जगह दिक्कत आ रही है, इन्वर्स के तौर पे अपन 10 और कॉट को नहीं रट सकते, इन्वर्स के तौर पे हम साइन और कॉस को रट सकते हैं। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये याद रखना, है ना। तो जैसे अब अगर मैं छोटे से एग्जांपल्स तुम्हारे सामने पेश करूं कि साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम धमाक से बोल दोगे π/3 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन π/3 √3/2 होता है। सिमिलरली 10 इनवर्स 1 क्या होगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव है तो π/4, ठीक। कोई बोले कॉस इनवर्स 1/2 क्या होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, तो π/3। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी कोई पूछे बताओ साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा, तो हम सोचेंगे बैठ के कि साइन की वैल्यू -1/2 कब आती है, तो 0, ये π/2, और आंसर -π/2 से π/2 के बीच में ही हो सकता है, तो इसकी वैल्यू आती है -π/6 पे। इनफैक्ट बचपन से अब इतना अपन रट चुके हैं चीज़ों को कि साइन इनवर्स x इज़ -sin x, मतलब साइन इनवर्स -x इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, है ना। ऑड फंक्शन होता है ये विद इन द डोमेन एंड विद इन द रेंज, तो इसमें कोई शॉक नहीं लग रहा होगा तुम्हें। फिर कॉस इनवर्स -1/2, अब इसको नहीं लिख सकते ऐसा, है ना। अब बचपन से हमने कैलकुलस में एक चीज़ पढ़ ली है कि कॉस इनवर्स -θ इज़ नथिंग बट पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा,
तो अगर ये याद है तो इस तरीके से लिख सकते हो इसको रट के, पाई माइनस, मतलब ये तरीका रट ही लो, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। मैंने कॉस इनवर्स -1/2 को पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख दिया, तो किसी को धक्का तो महसूस नहीं हुआ इस बात को लिखने से? अगर धक्का महसूस हुआ है तो हम कुछ नहीं, और एकदम बेसिक पे पहुंच जाएंगे कि कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, 0 से लेके पाई होता है। मतलब आंसर कहाँ आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2 को तुम थीटा मान लो फिलहाल के लिए, कि कॉस इनवर्स माइनस इज थीटा, एंड क्लियरली दिस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट क्योंकि नेगेटिव है ना। देखो, अगर तुम कॉस ASTC, तो कॉस यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो माइनस की वैल्यू मतलब यहीं आएगी, मतलब कि 100% इस क्वाड्रेंट में है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस पाई माइनस, बचपन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कॉस पाई माइनस थीटा इज़ नथिंग बट कॉस थीटा, और प्लस माइनस फिर डिसाइड कर लेते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में आता है, तो इसलिए ये पाई माइनस थीटा लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सो आंसर क्या होगा इसका? पाई माइनस 1/2 कॉस कब होता है? π/3 पे, तो इसका आंसर होगा 2π/3। तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन से पहले ही आंसर तुम्हारे दिमाग में गूंज गया हो, तो एक्सप्लेनेशन को इग्नोर कर दो, इतना एक्सप्लेनेशन दिमाग को नहीं चढ़ाएंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। फिर कॉसेक इनवर्स -2/√3, तो ये क्लियरली कुछ नहीं, साइन इनवर्स -√3/2 के बराबर होगा, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स √3/2, यानी कि 60 डिग्री का नेगेटिव, यानी कि π/3 का नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई बोले बताओ कॉट इनवर्स -1 क्या होगा, तो अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स 1 नहीं लिख सकते ऐसे, है ना, गलत हो जाएगा ये। टेन के लिए लिख सकते हैं, साइन के लिए लिख सकते हैं, कॉट के लिए नहीं लिख सकते। इसको कैसे लिखना पड़ेगा फिर? इसको लिखना पड़ेगा जैसे कॉस को लिखा था वैसे, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, सो पाई माइनस π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4। ठीक है, फिर कोई बोले कि साइन इनवर्स 3/2 की वैल्यू बताओ, तो नहीं बताएंगे, हम कहेंगे दिस इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि डोमेन इसका -1 से 1 होता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स 2/3, ये नॉट डिफाइंड होगा क्या? नहीं, 1 से छोटा है ये, तो ये डिफाइंड होगा, लेकिन अब उसकी वैल्यू तो अपन जानते नहीं है कुछ पर्टिकुलर एंगल के फॉर्म में, तो डिफाइंड होगा बस ये पता है, लेकिन अब ये नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो बोले कॉस इनवर्स 4/3, तो ये भी नॉट डिफाइंड, क्योंकि कॉस इनवर्स का डोमेन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बोले टेन इनवर्स 20, तो इसका डोमेन डिफाइंड है हर उसके लिए, तो ये डिफाइंड। ठीक है, सेक इनवर्स 1/3, तो अगर कॉस होता तो 3 हो जाता ये, दिस इज़ नथिंग बट कॉस इनवर्स 3, सो डोमेन निकल रहा है बाहर, इसका मतलब दिस इज़ नॉट डिफाइंड। तो इनके ग्राफ अगर याद हो गए हमें सबके, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ग्राफ बनाएंगे हम, उनको गौर से देखना और रट लेना, इस अब आखिरी मौका ही रटने का ग्राफ को इन्वर्स के। ठीक है, तो कुल मिला के जैसे ऐसे लिखा हुआ साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये एक एंगल है, दिस थीटा, थीटा नहीं, साइन इनवर्स दिस होल थिंग इज एन एंगल, एंड ये क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है एक एंगल। ठीक है, तो जैसे कभी कभी ऐसा कोई बोल दे साइन इनवर्स π/6, तो इसको जल्दबाजी में हाफ लिखने की गलती मत करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि π/6 ये मिल के एक एंगल बन के आएगा। ठीक है, तो असल में ऐसा होना चाहिए, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6, ये 1/2 वैल्यू नहीं है ये इसकी। तो टेबल बना लेते हैं इसकी, और सबके डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। सो बनाओ सीरियल नंबर, फिर फंक्शन,
फिर इसका डोमेन और फिर उसकी रेंज। सो फर्स्ट इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसका डोमेन यानी कि x के क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, -1 से लेके 1। और रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है इसकी, -π/2 से लेके π/2। दूसरा cos इनवर्स x, इसका डोमेन भी -1 से 1 और रेंज क्या हो सकती है 0 से लेके पाई। तीसरा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, x बिलोंग्स टू R, सारी रियल वैल्यूज़ ले सकता है ये x। और डोमेन रेंज कहाँ से कहाँ होगी इसकी, क्या एंगल्स निकल के आएंगे, -π/2 से π/2। ये नॉट इंक्लूडेड क्योंकि -π/2 और π/2 पे जब रखेंगे, मतलब जब x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तब -π/2 और π/2 आएगा, तो इसलिए नॉट इंक्लूडेड। फिर चौथा cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डोमेन तो सारी रियल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन रेंज इसकी 0 से पाई है, नॉट इंक्लूडेड है ना। फिर आगे नेक्स्ट पे सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स बचे। सो फिफ्थ इज सेक इनवर्स एक्स। तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है 1 और -1 के बीच में नहीं होना चाहिए। सो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और रेंज क्या है, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। रेंज क्या आएगा इसका, ये अपना किसका इन्वर्स है, सेक इनवर्स, मतलब उल्टा किसका, ये कॉस का। कॉस में क्या आता था, 0 से पाई आता था, तो 0 से पाई तो होगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन एक ट्विस्ट है थोड़ा सा इसमें। क्या ट्विस्ट है, जब यहाँ π/2 रखोगे तो उस टाइम कॉस क्या होता है, कॉस π/2 पे 0 होता है, यानी 1/0 के फॉर्म में पहुँचेगा, इसलिए π/2 हटाओ यहाँ से, ठीक है। सिक्स्थ कोसेक इनवर्स एक्स, इसका भी सेम डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसका डोमेन भी इसका रेंज भी एग्जैक्टली साइन का रेंज होगा। साइन का रेंज क्या है, -π/2 से π/2। लेकिन एक ट्विस्ट क्या, जहाँ पे साइन 0 हो रहा हो वो चीज़ हटानी है हमें, तो इसके बीच में 0 आ रहा है कहीं पे, तो 0 हटा दिया। तो ये ऑन द टिप हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके ग्राफ्स पे। सो फर्स्ट इज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। और ये खींचा हमने, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, -1 से लेके 1 तक, यानी कि पूरी कहानी -1 से 1 के बीच में चलेगी, ये क्योंकि x है, तो -1 से 1 तक। और रेंज क्या है, -π/2 से π/2 तक। सो -π/2 यहाँ पे कहीं पे और π/2 यहाँ पे कहीं पे। तो ये यहाँ से शुरू होता है ऐसा ग्राफ, स्मूथ। अगर ऐसा बनाने की कोशिश करोगे ऐसा, तो पाओगे कि ये डिक्रीजिंगली इंक्रीजिंग है, क्या कहें, इंक्रीजिंगली इंक्रीजिंग है। ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, क्योंकि 0 पे 0 स्लोप आना चाहिए, इन्फिनिटी स्लोप नहीं आना चाहिए। मतलब कन्फ्यूजन इन दोनों में ही हो सकता है कि ब्लैंक पेज पर अगर तुम बना रहे हो तो या तो तुम ऐसे बनाने की कोशिश करोगे, तो ये जो रेड वाला बना है, पिंक वाला, इसमें यहाँ पे 0 स्लोप नहीं हो रहा है, तो हटा दो इसे। 0 स्लोप लाना है, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेकेंड ग्राफ पे। सेकेंड इज y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स के लिए हमने x और y एक्सिस ड्रॉ की। दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस।
अब सोचो इसके बारे में बैठ के कि ये कहाँ से कहाँ तक है इसका डोमेन, -1 से 1। सो एक्स आएगा अपना -1 से लेके 1। और रेंज क्या है इसकी, रेंज है 0 से लेके पाई, तो 0 से लेके पाई। ठीक है, ज़ीरो कब है ये, ज़ीरो तब है जब, मतलब एक्सट्रीम देखते हैं, -1 कब है, -1 होता है ये पाई पे, और 1 कब होता है 0 पे। तो यहाँ पाई/2 पे 0 को इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगा, ये बन गया ये। ठीक है, फिर तीसरा ग्राफ कर लेते हैं अपन, y = tan इनवर्स x। तो अब जब x और y एक्सिस तैयार करेंगे तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि रेंज और डोमेन क्या है। तो रेंज तो इसकी पूरी इन्फिनिटी है, मतलब x की सारी वैल्यूज़ आएंगी, और सॉरी गलत बात कही, डोमेन तो इन्फिनिटी है, मतलब x की सारी वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन रेंज तो -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि y की वैल्यू एक -π/2 से लेके π/2 के बीच में आएगी। तो अब कैसा बनाने की इच्छा हो रही है, एक ही इच्छा है वो तो, ऐसा बना दो। एसिम्टोट बन गई इधर साइड, इधर साइड ये एसिम्टोट बन गई -π/2 से लेके π/2। ठीक है, ये दोनों एसिम्टोट्स हैं इसकी। फिर चौथे पे आ जाते हैं। चौथा इज y = cot इनवर्स x। cot इनवर्स x के लिए सोचो डोमेन क्या है, डोमेन तो सारी वैल्यूज़ हैं x की, तो सब कुछ आएगा। रेंज में 0 से लेके पाई तक आएगा, तो 0 तो यही है, y = 0, और y = पाई यहाँ पे कहीं पे प्लॉट कर लेते हैं, इनके बीच में घूमेगा ये। अच्छा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, tan इनवर्स जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके कॉन्ट्ररी cot इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ऐसे बना दो बस, और क्या। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा π/2। पाँचवें को प्लॉट करो, पाँचवा इस y = sec इनवर्स x। तो यहाँ पे डोमेन -1 और 1 के बीच में नहीं है, ठीक है। सो डोमेन इज लेफ्ट आउट बिटवीन -1 एंड 1, -1 से 1 के बीच में डोमेन छोड़ देंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू sec इनवर्स x में एक x की वैल्यू भी हमने एक y की वैल्यू भी लीव आउट करी थी रेंज में, वो कौन सी थी, जब cos 0 हो जाए। cos 0 कब होता है, π/2 पे, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में प्लॉट करना है हमें, और π/2 पे वैल्यू अपने आप ही नहीं आएगी, ठीक है। तो π/2 पे एसिम्टोट आ जाएगा, दिस इज π/2। -1 पे कितनी वैल्यू है, -1 पे वैल्यू है पाई, और 1 पे कितनी वैल्यू है, 1 पे वैल्यू है 0। तो यहाँ से ये ऐसी, और यहाँ से ये ऐसा। सो y = sec इनवर्स x का ग्राफ बन गया। फिर लास्ट बना लेते हैं y = cosec इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी -1 से 1 के बीच में जो डोमेन है वो नहीं आएगा डोमेन, सो -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा डोमेन, ठीक है। डोमेन, अब इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके π/2। सो -π/2 से लेके π/2, और जिसमें 0 लीव आउट हो जाता है, जब -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है -π/2, और जब 1 रखेंगे x की जगह तो वैल्यू आती है π/2। तो इधर से ऐसे एसिम्टोट बना दो, इधर से ऐसे बना दो, ये बन गया। ठीक है, तो ये ग्राफ हमको एकदम याद रहने चाहिए, और याद रखने का तरीका क्या है, डोमेन और जब रेंज याद रहेगी तभी ये ग्राफ याद रहेंगे अच्छे से। फिर आ गए हम
नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूलाज पे जो नेगेटिव का फार्मूला बनाना है हमको। तो सम सेट ऑफ फार्मूलेज, तो पहला फार्मूला इज़ नेगेटिव वाला फार्मूला। सो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज़ माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑड फंक्शन है। सिमिलरली टेन ऑल्सो, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल, तो दैट इज कॉसेक इनवर्स एक्स, नेगेटिव में अगर माइनस तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, क्लियरली वहीं पर जहाँ पर डिफाइंड है ये, है ना, ये सब बात तभी कही गई है जब इनके डोमेन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन कॉस में, कॉट में और सेक में ऐसा नहीं है। सो फोर्थ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फिफ्थ, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सिक्स्थ, sec inverse x is sec inverse minus x is pi minus sec inverse x। ठीक है, तो ये जब अपन ने पहली बार देखा तो इतना सेंस नहीं बना था, लेकिन अब ये कभी मेरे ख्याल से तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद एक सेट ऑफ आइडेंटिटी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंटली हमें याद रखनी है, कि साइन इनवर्स सेकेंड का भी फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। और इसमें कंडीशन क्या है कि बस डोमेन में होना चाहिए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। सेकेंड, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। यहाँ पे भी डोमेन में होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r, x का डोमेन, इसका tan इनवर्स के लिए भी x का डोमेन r है, कॉट इनवर्स x के लिए भी x का डोमेन r है, तो सब कुछ चलेगा यहाँ। तो तीसरा 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 कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। सो कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए पाई बाई टू के बराबर। लेकिन बस इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें ट्विस्ट है कि ट्विस्ट कुछ नहीं है, मतलब इसका डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बस डोमेन होना चाहिए सेटिस्फाई माइनस इन्फिनिटी -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो एक बार बस मेरे को डाउट है यहाँ पे प्लस आता है या माइनस आता है, तो एक किसी एंगल के लिए वेरीफाई कर लेते हैं। सो एक्स की वैल्यू रख देते हैं 1/√2, एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2, तो वो तो डोमेन में ही नहीं है, √2 रख देते हैं। सो √2 रखा तो ये वाला एंगल आएगा कोसेक इनवर्स आएगा 45 डिग्री, सही है, ये प्लस आना चाहिए। सो यहाँ पे ये प्लस आना चाहिए। ऐसे कुछ कहीं कन्फ्यूजन हो जाए ट्रिग्नोमेट्री में तो एक आध एंगल इधर उधर का रख के देख के अपन कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब क्वेश्चन को छोड़ देना समझदारी नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड सेट ऑफ फार्मूले पे, जिसमें पहला है साइन इनवर्स एक्स कैन बी रिटर्न एज कोसेक इनवर्स 1/x। अब लेकिन एक ट्विस्ट आ जाएगा यहाँ पे कि x का भी डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए और 1/x का डोमेन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x का डोमेन अगर सेटिस्फाई हो रहा है साइन इनवर्स में, देखो तो साइन इनवर्स में x का डोमेन क्या होना चाहिए? -1 से 1। तो अगर -1 से 1 हो रहा है तो ये तो एकदम सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक में 1/x आया है, कॉसेक इनवर्स में जो आया है आर्ग्यूमेंट वो 1/x आया है, तो 1/x विल बी -इन्फिनिटी से -1 एंड 1 से इन्फिनिटी, तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो रहा है। बट केवल एक वैल्यू के लिए दिक्कत होगी, जब x की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पे बस अपन को ये याद रखना है कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 एक्सेप्ट 0। ठीक है, ये बात याद रहेगी, छोटी सी बात है ये। सेकेंड, सिमिलरली कॉस इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। तो यहाँ पे x का डोमेन क्या होगा? अब देखो x हमने सेक के आर्ग्यूमेंट में लिखा है ना, सेक इनवर्स के आर्ग्यूमेंट में लिखा है। पुराने वाले में हमने x साइन के आर्ग्यूमेंट में लिखा था, इसलिए x बिलोंग्स टू -1 से 1 था। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? -इन्फिनिटी से -1
यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़ीरो की गुंजाइश आई ही नहीं, क्योंकि ज़ीरो तो वैसे ही नहीं आया इसमें, तो अगर ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स 1/x। ये तभी वैलिड है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है इसको, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तब ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला 10 में काम आता है। अगर नेगेटिव हो जाए, सो x इज़ नेगेटिव, तो अब नेगेटिव हो गया तो दिक्कत क्या हो जाएगी, अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे उससे पहले समझते हैं कि दिक्कत क्या हो जाएगी। तो x नेगेटिव हो गया मान लो सपोज, तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, tan इनवर्स -1 का एग्जांपल ले लेते हैं, tan इनवर्स -1। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो ये क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा -π/4, क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स -1, सॉरी cot इनवर्स -1। तो cot इनवर्स -1 क्या होगा, पाई माइनस cot इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, यानी कि 3π/4। तो अब -π/4 और 3π/4 तो सेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इसको, तो हमने क्या एडिशनली एक पाई जोड़ा है, तो एक एडिशनली पाई घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस पाई ऐड करना पड़ेगा, जो भी आंसर आ रहा है, जो भी थीटा आ रहा है उसमें माइनस पाई ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा और विजुलाइज कर लो ज़रा सा, कि tan इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से π/2, लेकिन कॉट का रेंज क्या है, 0 से लेके पाई। तो अगर हमने इसका इन्वर्स निकाला, तो असल में हमने तो इसी बीच में रखा है इसको, और इसका इन्वर्स निकाला तो इस बीच में रखा, तो ये इंटरवल पाई का है, ये इंटरवल भी पाई का है, तो इसको इस इंटरवल में वापस लाने के लिए -π करना पड़ेगा। कुल मिला के क्या याद रखना है कि कॉट इनवर्स 1/x नहीं लिख सकते अगर x नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिखना है -π प्लस कॉट इनवर्स 1/x। मतलब जो भी आंसर आया है कॉट इनवर्स 1/x में पाई को घटा देना है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। ऊपर वाले में तो याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो बस डोमेन सेटिस्फाई हो जाए दोनों का, बात बन जाएगी। यहाँ पे डोमेन सेटिस्फाई होने के बावजूद 1/x है, इस वजह से कॉट इनवर्स का डोमेन होता है 0 से पाई, सॉरी रेंज होती है 0 से पाई, और इसकी होती है -π/2 से π/2, तो फिट कराने के लिए -π ऐड करना पड़ेगा। तो बस ये याद रखना, इस पे बेस्ड अभी अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन हमारे सामने इनके बेसिस पे आ रहे हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। सो वी हैव सम क्वेश्चंस हियर। अच्छा, ये जितना पार्ट था हम फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बस रिवाइज हुआ इसलिए गॉन थ्रू हुआ हमें फटाफट उनके ऊपर से। अपने नोट्स पलट के देखोगे फंक्शंस के, तो एग्जैक्टली यही नोट्स मिलेंगे तुम्हें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। साइन इनवर्स √3/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। जब साइन थीटा लिखते हैं तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, मतलब तुरंत समझ गए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इसका क्या होगा, साइन इनवर्स √3/2 इज π/3, और ये क्या होगा π/4। तो दिस इज नथिंग बट π/3 प्लस π/4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7π/12। ये आंसर हो गया, है ना। डिग्री में अगर ऑप्शंस में दिए हो तो देख लेंगे इसको, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दैट इज़ 105 डिग्री। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो जाए, tan ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan ऑफ cos इनवर्स x किसके बराबर होगा, ऑप्शन भी दिए, 1 - x² का √/x, ऑप्शन बी x/1 - x² का रूट, ऑप्शन सी 1 + x²
अपॉन एक्स, ऊपर वाला न्यूमरेटर रूट में है सी एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? अगर यहाँ पे ऐसा होता tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, तब तो उसका आंसर हम लिख देते एक्स होता है ना, लेकिन यहाँ तो cos इनवर्स एक्स है, तो cos इनवर्स एक्स को अपन कुछ थीटा मान लेते हैं। सो लेट्स cos इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है tan थीटा। ठीक है, तो अगर cos इनवर्स एक्स थीटा है, सो x क्या होगा? cos थीटा। तो अगर cos थीटा x है तो tan थीटा क्या होगा? वो वाले ट्राइंगल से बता देंगे हम कि लेट्स से ये थीटा है, सो cos इज़ नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज़ x अपॉन 1। सो बेस इज x एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 1। सो ये क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो tan थीटा क्या होगा यहाँ से? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये हो गया अपना आंसर ए। आ रही बात समझ में? इजी क्वेश्चन है ये तो, अभी धीरे धीरे पहुंचते हैं टफ क्वेश्चंस पे। तीसरा क्वेश्चन, सो x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स 1 by 2 and y is equals to cos of half cos inverse 1 by 8. Then first option A, x is equals to pi into y. Option B, y is equals to pi into x. Option C, tan of x is equals to minus 4 by 3 into y. And option D, tan of x is equals to 4 by 3 into y. इनमें से एक आंसर सही है, ज़रा सॉल्व करके बताओ कौन सा सही है। ये मैं तुम्हें देता हूँ 2 मिनट सॉल्व करने के लिए। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो हमें पता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4। cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 की वैल्यू होगी पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाई 2, और वो माइनस है यहाँ पे, प्लस sin इनवर्स 1 बाई 2 की वैल्यू हमें पता है पाई बाय 6। तो यानी कि x तो यहीं पे लिख देते हैं अपन, x इज़ नथिंग बट पाई बाय 4 माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाई 2, यानी कि पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। तो डिग्रीज़ में कर लेते हैं, आसानी सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया कितना? 45 डिग्री माइनस 180 माइनस 60 यानी कि 120 प्लस 30 डिग्री, और इसको सॉल्व करेंगे तो 45 और 30 हाँ तो देखो ये कितना हुआ? 75 माइनस 120। सो अगर 80 घटा तो 40 होता है, यानी कि -45 आई, यानी कि माइनस पाई बाय 4। सो x इज़ नथिंग बट माइनस पाई बाय 4, ये बात तो तय हो गई। ठीक है, दिस इज़ x। अब y को देख लेते हैं। y क्या लिखा हुआ है? cos ऑफ हाफ cos इनवर्स 1 बाई 8। इसको लेके आओ ऑन द फ्लोर। y इज इक्वल्स टू हाफ नहीं, cos ऑफ हाफ cos इनवर्स 1 बाई 8। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए तो यहाँ cos इनवर्स जो भी लिखा उसको थीटा बोलो। कुल मिला के ये चीज़ क्या लिखी हुई है? cos थीटा बाय 2। एंड व्हाट इज़ cos थीटा? cos थीटा इज़ 1 बाई 8। अच्छा, cos थीटा अगर हमें पता हो तो cos थीटा बाई 2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन सा? हाफ एंगल फॉर्मूले से। क्या होता था फॉर्मूला? याद करो। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा
1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 और कॉस थीटा हो जाएगा इसका रूट, ठीक है, मतलब अल्फ़ा बोल दो इसको। अब अल्फ़ा अपना थीटा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के कॉस थीटा बाय 2 इज़ नथिंग बट 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का रूट। अच्छा, अब एक कायदे से एक बात हमें जहन में लानी चाहिए कि ये प्लस माइनस होना चाहिए क्योंकि रूट ले रहे हैं। तो अब ज़रा गौर से सोचो कि अगर कॉस थीटा 1/8 है, समझना, कोई एंगल है थीटा जिसकी कोसाइन की वैल्यू, जिसके करस्पॉन्डिंगली कोसाइन की वैल्यू 1/8 आ रही है, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब उसके आधे एंगल की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो हम यहाँ पे प्लस का चुनाव करेंगे, नेगेटिव का चुनाव नहीं करेंगे, ठीक है। सो बस लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस 1/8/2 का रूट, क्योंकि कॉस थीटा इज़ 1/8। ये हुआ 9/16 का रूट, यानी कि 3/4। तो y की वैल्यू आ गई है 3/4 और x की वैल्यू आ गई थी -π/4। तो अब x और y को डिवाइड कर दो क्योंकि ऑप्शन में x और y का रिलेशन दिया हुआ है। सो x और y को डिवाइड कर दिया। सो x/y इज इक्वल्स टू -π/4 अपॉन 3/4। तो 4 से 4 कट गया, इज इट? हाँ, तो क्या बचा? x इज इक्वल्स टू -π/3 इंटू y। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अच्छा, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इधर 10 समथिंग दिया हुआ है, 10 वाले ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ये तो मैच नहीं कर रहे। तो 10x भी निकाल लेते हैं। सो 10x इज़ नथिंग बट x की वैल्यू क्या -π/4 आई है। सो 10 -π/4 इज इक्वल्स टू -1। तो 10x इज़ नथिंग बट -1। सो 10x को y से रिलेट कैसे करें? 10x -1 है और y 3/4 है, दोनों को डिवाइड कर दिया। सो 10x/y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 3/4, यानी कि 10x इज इक्वल्स टू -4/3 इंटू वाई। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा था, ये दिख रहा है सी। तो सी आंसर हो गया। बस कुल मिला के तुम्हें यहाँ पे दिक्कत महसूस हुई होगी जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू 2π/3, देन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y is equal to what? And options are, first is 2π/3, second is π/3, third is π/6 and fourth is pi। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन वाली चीज़ें दी हुई हैं और कॉस वाली चीज़ें पूछी हैं। तो इसको अपन रीअरेंज कर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x कैन बी रिटर्न एज π/2 माइनस कॉस इनवर्स x and sin inverse y can be written as π/2 minus cos inverse y is equals to 2π/3। तो π/2 प्लस π/2 पाई हो गया, माइनस दिस प्लस दिस आ जाएगा जो कि हमारा आंसर है, इज इक्वल्स टू 2π/3, यानी कि आंसर इज पाई माइनस 2π/3। तो ये हो गया π/3, आंसर इज बी। फिर आ गए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो गौर से ये तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, इसमें थोड़ा सा टफ़ है क्वेश्चन, ये टफ़ नहीं मतलब कुछ एक बात का ध्यान रखना है।
So if x is less than 0, then find the value of tan inverse x plus tan inverse 1 by x. ठीक है, और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं. ऑप्शन ए इज़ पाई बाई 2, ऑप्शन बी इज़ माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन सी इज़ 0 एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज. तो 2 मिनट है तुम्हारे पास, इसको सॉल्व करो. देखो क्या कॉन्सेप्ट है कि साइन इनवर्स 1 बाय एक्स को तो हम हमेशा ही कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स को हम हमेशा ही सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऑलवेज. लेकिन दिक्कत है टेन इनवर्स 1 बाय एक्स को लिखने में. टेन इनवर्स 1 बाय एक्स को कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं केवल तब जब एक्स पॉजिटिव हो, और अगर नेगेटिव हो जाए तो टेन इनवर्स 1 बाय एक्स विल बी रिटर्न एज, क्या बोला गया था, अरे भाई क्या हो गया, है ना, माइनस में करके उसको माइनस पाई से ऐड करना पड़ता है. सो टेन इनवर्स 1 बाय एक्स इज माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव, ये चीज़. ठीक है, तो अब हमारे सामने क्या सिचुएशन है, एक्स नेगेटिव है. तो ये पेज आगे नहीं बढ़ रहा है, साइड में बढ़ेगा क्या, साइड में बढ़ गया. तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें. अब एक्स नेगेटिव है तो एक काम करते हैं, पहले क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे सबको. तो क्लियरली अगर ये टेन इनवर्स लिखा हुआ है, सो माइनस ऑफ टेन इनवर्स माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको. ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स माइनस ऑफ 1 बाय एक्स. कुछ नहीं, हमने बस एक कौन सी प्रॉपर्टी हार्नेस की है, इसकी यूटिलाइज़ की है कि ये ऑड फंक्शन है, इस वजह से टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज़ नथिंग बट माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स. तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा करने से ये जो चीज़ है आर्ग्यूमेंट दोनों की, ये पॉजिटिव हो गई. अब इसको जो चाहे, अब इसको अपन वो लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स. ठीक है, सो दिस इज़ माइनस ऑफ, यहाँ पे देखो, माइनस ऑफ टेन इनवर्स माइनस एक्स प्लस, अब माइनस 1 बाय एक्स पॉजिटिव नंबर है, सो इट कैन बी रिटर्न एज कॉट इनवर्स माइनस एक्स. ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगा देंगे, माइनस एक्स और माइनस एक्स है, टेन इनवर्स एक्स माइन प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. ठीक है, 1 मिनट में रीस्टार्ट करता हूँ इसे. सो दिस इज़ द 6th क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 is equals to what? And options are 6/17, 7/16, 5/7 और 17/6. तो देखो, यस डी आ रहा है, तो आज बिल्कुल सही जवाब. तो इसका किस तरीके से सॉल्व करना सोच सकते हैं कि ये दो एंगल्स लिखे हुए हैं, है ना, टेन इनवर्स और साइन इनवर्स आर नथिंग बट सम एंगल्स. तो लेट्स से इसको बोल देते हैं अल्फ़ा और इसको बोल देते हैं बीटा. तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से अपन लगा सकते हैं टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा. तो कुल मिला के अब अपन को टेन अल्फ़ा टेन बीटा चाहिए. सो किस चीज़ को माना है अल्फ़ा, साइन इनवर्स 3/5 को. सो साइन अल्फ़ा इज़ नथिंग बट 3/5. तो यहाँ बना है ट्राइंगल, अल्फ़ा
साइन इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन टेन अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फ़ा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज़ 3/4। सिमिलरली टेन बीटा इज़ 2/3, तो वो तो पका पकाया मिल ही गया, टेन बीटा इज़ 2/3। इसमें ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बना के भी टेन बीटा फिर से 2/3 निकालना हो तो निकाल लो, लेकिन हमें तो टेन अल्फ़ा और टेन बीटा चाहिए, तो टेन अल्फ़ा मिल गया, टेन बीटा मिल ही गया। तो आंसर क्या होगा, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 2/3 इंटू 3/4, 3 से 3 कटा, 4 2 जा 2 टू द 4, ये बना, सॉल्व कर लेना इसको, 17/6 आ जाएगा, ये डी आंसर आ जाएगा इसको। सिंपल क्वेश्चन। अगला सवाल पे आ जाते हैं, 7th क्वेश्चन, कि इफ़ समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन कॉस इनवर्स अल्फ़ा आई इज इक्वल्स टू 0, देन समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन अल्फ़ा आई इज इक्वल टू and the options are, first option is n, second option is minus n, third option is 0, and fourth option is none of these. तो इसको देखो गौर से कि समेशन ऑफ कॉस इनवर्स अल्फ़ा आई लिखा हुआ है, यानी कि अगर खोल के लिखें सबको तो कैसा होगा, कॉस इनवर्स अल्फ़ा 1 प्लस कॉस इनवर्स अल्फ़ा 2 प्लस ऐसे चलते चलते n तक कॉस इनवर्स अल्फ़ा n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, कॉस इनवर्स अल्फ़ा की रेंज क्या होती है, कॉस इनवर्स अल्फ़ा की रेंज होती है 0 से पाई, ये 0 से पाई हो सकता है, ये भी 0 से पाई हो सकता है, ये भी 0 से पाई, सब 0 से पाई हो सकते हैं, लेकिन सबका सम तो 0 है, सब जीरो तो होगा। सब 0 होंगे, है ना। क्योंकि अगर नेगेटिव होता तब पॉजिटिव काट के उसे 0 बनाता है, लेकिन अब सब पॉजिटिव ही हैं और 0 हो सकते हैं, तो सब सारी वैल्यू 0 होंगी। इसका मतलब ईच एन टर्म, आंसर होगा। सोचो एक बार अच्छे से, कैलकुलेशन, सही बात है, एन आंसर हो जाएगा। सो ईच टर्म विल बी 0, ईच टर्म विल बी 0, यानी कि कॉस इनवर्स अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू सारे कॉस इनवर्स मिला के अल्फ़ा n इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 है तो अल्फ़ा 1 कितना होना पड़ेगा, 1, अल्फ़ा 2 कितना होना पड़ेगा, वो भी 1, अल्फ़ा 3 कितना होना पड़ेगा, सब 1, इसका मतलब सब 1 है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सभी अल्फ़ा का सम 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो समेशन ए आई इज़ नथिंग बट 1 + 1 + 1 n टाइम्स, सो दैट इज़ n, ये आंसर आ गया, ऑप्शन बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 8th क्वेश्चन, कि इफ़, तो अगर तुम अपनी साइकोलॉजी को पकड़ने की कोशिश करो कि जैसे ही ऐसे ये बड़ा सा कुछ लिखा था सिग्मा विग्मा, जैसे ही ये तुमने देखा सवाल में, तुम्हारी एक नेग्लिजेंस वाला सिंड्रोम एक्टिव हो गया कि ये तो हमसे ना हो पाएगा, जबकि ये सवाल बहुत ही इजी था। ये बात समझ में आ रही है। तो एक बार इस चीज़ को तुमने डिकोड करके ऐसे लिख लिया तो ये बहुत ही इजी सवाल है। तो इनफैक्ट जो ऐसे डिफ़िकल्ट जैसे लगने वाले सवाल दिखेंगे एग्ज़ाम में, वो ज़रूरी नहीं हो कि डिफ़िकल्ट हो। तो इसको ऐसा समझो कि जो बुक ऐसी बहुत ही ज़्यादा, ऐसे समझो कि दुश्मन बहुत दिखने में डरावना है, इसका मतलब असली में डरावना हो, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को एज ए लर्निंग पॉइंट भी याद रख सकते हो एग्जामिनेशन में, कि टफ़ क्वेश्चन दिख रहा है अगर, तो ऑफ कोर्स छोड़ दो उसे, लेकिन जब बाद में आओ तो हो सकता है वो इजी हो जाए। तो ऐसे कुछ दिमाग में जो साइकोलॉजिकली पहला जो हिट देता है तुम्हें, यार टफ़ क्वेश्चन है ये, ज़रूरी नहीं है कि वो टफ़ क्वेश्चन हो।
और कभी कभी ऐसा लगता है कि इजी क्वेश्चन है तो दिमाग उठा लेता है उसे, बहुत देर लगा रहता है उसमें, फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें. सो इट्स द अदर वे राउंड ऑल्सो. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू π/2. देन द वैल्यू ऑफ एक्स. देन द वैल्यू ऑफ एक्स. ऑप्शन ए इज 0. ऑप्शन बी इज 1/√5. ऑप्शन सी इज 2/√5. एंड ऑप्शन डी इज √3/2. ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें अपन को x की वैल्यू निकालनी है. तो क्लियरली कॉट इनवर्स 1/2 की कुछ वैल्यू तो पता नहीं है अपन को, तो उसे कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस वाले में. क्यों? क्योंकि इसको रीअरेंज करके ज़रा सा लिखा हमने, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स 1/2. तो अगर ये कॉस होता है ना, कॉस में होता, कॉस इनवर्स में होता, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x बन जाता. तो हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ट्राइंगल बनाया कि लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, सो कॉट अल्फा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/2, तो दिस विल बी √5. तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉस अल्फा कितना आएगा? कॉस अल्फा आएगा 1/√5, यानी कि दिस इज नथिंग बट π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/√5. अब π/2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा इज साइन इनवर्स अल्फा, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन साइन इनवर्स 1/√5. तो साइन इनवर्स x इज 1/√5. तो क्लियरली x की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√5. तो क्या आंसर हो गया इसका? बी. समझ में आया ये? हाँ सर. प्राची? हाँ सर. ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. दिया हुआ है रेंज ऑफ द फंक्शन f of x is equals to cot inverse log of 4/5 इंटू नहीं, मतलब लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज 5x² माइनस 8x प्लस 4. इसका रेंज क्या होगा, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है? ऑप्शन ए इज 0 से लेके पाई. ऑप्शन बी इज π/4 से पाई वेयर π/4 इज इंक्लूडेड. सी 0 से लेके π/4 वेयर π/4 इज इंक्लूडेड. एंड डी इज 0 से लेके π/2. ठीक है, तो अभी क्या ये हाइब्रिड फंक्शन है? कॉट इनवर्स के अंदर लॉग है और लॉग के अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है. तो जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो सबसे पहले इसकी रेंज देखेंगे, फिर उस रेंज को इसका डोमेन बना के इसकी रेंज देखेंगे, फिर इसकी रेंज को कॉट का इनवर्स का डोमेन बना के इसकी रेंज देखेंगे. दिस इज़ द प्रोसेस वी आर गोइंग टू बी फॉलोइंग. तो सबसे पहले अपन को क्वाड्रेटिक को एनालाइज करना है, फिर लॉग को एनालाइज करना है, फिर कॉट इनवर्स को एनालाइज करना है. तो ज़रा एब्जॉर्ब कर लो और तुम थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लो. इसमें 5 मिनट देता हूँ मैं तुम्हें हाथ पैर चलाने के लिए. तो देखो, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले देखा हमने क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक क्या है? ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है 5x² माइनस 8x प्लस 4. तो क्लियरली ये अपवर्ड पैराबोला है. अपवर्ड पैराबोला है यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी कुछ. वर्टेक्स कहाँ होता है इसका? वर्टेक्स होता है -b/2a माइनस d/4a पे. ये वर्टेक्स होता है. इसका मतलब इस वर्टेक्स पे जो वैल्यू है y की, वो इसकी मिनिमम वैल्यू है. इसका मतलब क्वाड्रेटिक बिलोंग्स टू
माइनस डी बाय 4a से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा गौर से देखना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो अब 1/1 अपन डी और ए निकाल लेते हैं। सो डी निकालने के लिए हमने लिखा डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है यहाँ पे, -8 का स्क्वायर माइनस 4a इज़ 5 एंड c इज़ 4। So this is 64 minus 4 4 ज़ा 16 5 ज़ा 80, तो -16 आया ना। तो फालतू थॉट्स दिमाग में मत लाना कि माइनस आ गया डी तो रूट नेगेटिव होंगे, हाँ होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे ऊपर से निकल गया होगा पैराबोला, तो ये वैल्यू -16 आ रही है। ठीक है, सॉरी -16 नहीं, डी नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू आ रही है उसकी माइनस डी बाय 4a कितना है 5, यानी कि यह है अपने पास 4/5, यानी कि ये वैल्यू आ रही है 4/5। इस चीज़ की वैल्यू लिखनी है ना यहाँ पे। तो कुल मिला के क्वाड्रेटिक का जो रेंज आया है वो है 4/5 से लेके इन्फिनिटी। तो अभी तो बस एक सफलता मिली हमें कि हमें क्वाड्रेटिक की रेंज मिली है। इसका मतलब यहाँ पे लॉग के साथ जो भी आएगा वो 4/5 से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। अब आ जाते हैं लॉग पे। ठीक है, लॉग का ग्राफ क्या होता है, लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है 1, ये वाली वैल्यू 0 होती है, और चलती जाती हैं सब वैल्यूज़। तो अब हमने जो लॉग के अंदर भरने वाले हैं, लॉग बेस 4/5 है, और लॉग के अंदर जो आर्ग्यूमेंट भरने वाले हैं ये 4/5 से इन्फिनिटी तक ही हो सकता है ना। वैसे तो हम 0 से इन्फिनिटी तक रख सकते हैं, लेकिन अब रिस्ट्रिक्ट हो गई ये वैल्यू 4/5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 4/5 कहाँ पर है, 4/5 यहाँ पे कहीं पे होगा, 1 से थोड़ा छोटा। एक्स की वैल्यूज़ देख रहे हैं, से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 4/5 से लेके इन्फिनिटी तक एक्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो करस्पॉन्डिंगली जो लॉग की वैल्यू होंगी वो कहाँ से कहाँ होंगी, वो ये वाली वैल्यूज़ होंगी। इतना पोर्शन ग्राफ का बस कंसीडर करना है। ठीक है, तो दिस इज़ 4/5। 4/5 के करस्पॉन्डिंगली लॉग की क्या वैल्यू आएगी, जब यहाँ पे लॉग 4/5 बेस है और आर्ग्यूमेंट भी 4/5 है, तो लॉग की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 कैसे आ गई, ओ माय गॉड, गड़बड़ कर दी, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ की है। लॉग का जब आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा होता है, log 8, ये हमने log x का ग्राफ बनाया है जब a ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये 1 से छोटा है, तो ये डिक्रीजिंग बनेगा। तो ये डिक्रीजिंग बनेगा, ऐसा बनेगा ये log टू द बेस a x का ग्राफ है ये, व्हेन a इज़ लेस देन 1। a नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, डोमेन में नहीं है उसके, तो ये बात गड़बड़ हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ रख सकते हैं लॉग के अंदर की वैल्यू, 4/5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 1 यहाँ पे है, 4/5 यहाँ पे कहीं पे, और इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे है। तो 4/5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आएगी, है ना। बिल्कुल सही बात है, 1 वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ तो -1 आ रही थी ये, तो गलत हो जाता, वो काटो। तो 1 वैल्यू आएगी, यानी कि 1 से लेके -इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है ये। तो लॉग का जो डोमेन है, लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉग जो भी क्वाड्रेटिक है 4/5, वो बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से लेके 1 तक। चलिए ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं -इन्फिनिटी से लेके 1 तक। ठीक है, 1 इंक्लूडेड है क्या, हाँ इंक्लूडेड है। ये बात समझ में आई। अब ये लॉग के अंदर, अब इस कॉट इन्वर्स के अंदर ये लॉग चिपकाना है हमें। ठीक है, तो अब तीसरे पे आ जाते हैं। कॉट इन्वर्स के अंदर हमें लॉग चिपकाना है, और उस लॉग की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -इन्फिनिटी से लेके 1 तक। तो अब कॉट इन्वर्स का ग्राफ बनाते हैं, इस बार एकदम सही बनाना है। कॉट इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमने एक्स और वाई एक्सिस खींच ली। कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके पाई तक होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो डिक्रीजिंग मतलब कि ऐसा ये बना दिया। ये वाली वैल्यू होती है इसकी π/2। अच्छा, -इन्फिनिटी से लेके 1 तक ही वैल्यू लगानी है एक्स की,
मतलब इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक ही लगानी है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके x की वैल्यू 1 तक ही लगानी है, ठीक है। और कॉट इनवर्स 1 क्या होता है? कॉट इनवर्स 1 होता है π/4। यानी कि कौन सी वैल्यू हमारे, कौन सा ग्राफ हमारे काम है, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग हमें रेंज निकालनी है। तो वो कहाँ से कहाँ होगी? 0 से लेके, सॉरी 0 नहीं, ये पाई है, ये 0 क्यों लिख दिया मैंने, ये 0 नहीं है, सॉरी ये पाई है, ये है 0। तो सो पाई से लेके π/4 इतना आपने काम की, तो इसकी रेंज हो जाएगी π/4 से लेके पाई। पाई इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि ये एसिम्टोट है, वहाँ तो वैल्यू आ नहीं सकती पाई। सो π/4 से लेके पाई, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया ये? हाँ सर, आ गया। प्राची, मनप्रीत? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सो फर्स्ट इज tan इनवर्स, नहीं, tan ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स -1/√3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल, cos इनवर्स 1/2 क्या होता है? π/3, 60 डिग्री, और tan इनवर्स -1/√3 ये होता है -π/6, यानी कि 60 डिग्री -30 डिग्री। 60 डिग्री -30 डिग्री इज़ नथिंग बट 30 डिग्री, यानी कि किस चीज़ की वैल्यू पूछी है? tan 30 डिग्री की, यानी कि 1/√3 आंसर होगा इसका पहला। दूसरा, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये तो π/3, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाली जो चीज़ है ये हो जाएगी -π/3, और एक माइनस और है, तो दिस विल बी π/3 माइनस π/3, दैट विल बी 2π/3। तो कुल मिला के, सॉरी, ये π/6 होगा, -π/6, क्योंकि 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आता है 1/2। तो -π/6, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस π/6, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री। सो दिस इज़ नथिंग बट साइन 90 डिग्री, दैट इज़ 1। तीसरा है कॉस ऑफ tan इनवर्स 2। तो कॉस ऑफ tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो वो ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये 2, ये 1, ये √5। तो कॉस लिखना है अगर इसको कॉस के फॉर्म में, तो दिस इज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5, ये हो गया 1/√5। ठीक है, चौथा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो वो बेहद आसान सा सवाल है ये। तो साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री होता है, कॉस 30 डिग्री लिखना कुल मिला के, तो दैट इज़ √3/2। पांचवा, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये है हमारे पास सिचुएशन। तो इस एंगल को अल्फ़ा बोल देते हैं और उसको बीटा बोल देते हैं। तो इनके tan चाहिए रहेंगे हमें, क्योंकि अगर ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, सो दिस इज़ नथिंग बट tan अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड दैट विल बी tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो इसको तो 10 में कन्वर्ट 1 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो घुमा के लिख दो। दिक्कत कब होती? जब नेगेटिव होता। सो दिस इज़ नथिंग बट tan इनवर्स 2/3, और इसके लिए ट्राइंगल बना लो।
यहाँ बना लेते हैं ट्राइंगल। क्या दिया हुआ, साइन दिया हुआ है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 होगा, तो tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज tan इनवर्स 3/4। द क्वेश्चन इज tan of tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब लगाएंगे यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, तो tan अल्फ़ा कितना है 3/4, tan बीटा कितना है 2/3 अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा दैट इज़ 3/4, tan बीटा इज़ 2/3, तो 3 से 3 घटा, ये 2, 1 माइनस 1/2 नीचे आ गया 1/2, और ऊपर आ गया 3 3 द 9, 9 प्लस 8 17/12, 17/12, तो ये कट गया, तो ये 6 आ गया, 17/6। यही सवाल तो ऊपर भी किया था, है ना, कुछ अलग फॉर्म में दिया हुआ था बस वो। ठीक है, ये हो गया अपना 5th क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन हो गया ये। अब बस इतना ही करते हैं आज, और नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं कल सुबह। होमवर्क है डिफरेंशियल इक्वेशन का, सिंगेज की बाकी रिमेनिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, सिंगेज की एक्सरसाइज। तो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइजेस तक तो हो गई थी, एक्सरसाइज में कर लेना सिंगल करेक्ट वाले। ठीक है, बस इतना होमवर्क है। बाय बाय। बाय सर। ठीक है सर।